जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जब फाइनल मॉडल सेट जारी किया गया है ऑफिशियल साइट पर 6 दिसंबर को, उन सारे क्वेश्चनों का हम एनालिसिस कर रहे हैं धीरे धीरे। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें, हिंदी का पूरा एनालिसिस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का भी, होम साइंस का भी किया जाएगा, धीरे धीरे करके हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री का है, वो भी इंटर वाले के लिए जो आईए कर रहे हैं, यानी कि आर्ट्स से जो इंटर कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि हेल्पफुल साबित हो सकते हैं वीडियो। तो बोर्ड एग्जाम में भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, कंप्लीट इसको याद कर लेना है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं, इसको पूरा एनालिसिस करेंगे ए टू जेड क्वेश्चन हिस्ट्री का बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव सहित हम सब्जेक्टिव का भी फुल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, इससे पहले समय गंवाए बिना हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन का अगर डॉट लगे, क्वेश्चन में डॉट लगे, तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछें, हम उसका जवाब देने के लिए पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो वीडियो के नीचे क्या होता है, लिंक दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप ऑफिशियल साइट से इस क्वेश्चन का इसी तरह क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में, इसी चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाके ज्वाइन करें और क्वेश्चन वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, इतना कर लिए। और जो भी क्वेश्चन है पॉइंट बाय पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, इसको जितना ज़्यादा बार हो सके लिख लीजिए, उससे आपको याद हो जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज को क्वेश्चन की। तो हमारा पहला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो पुरातत्व को समझना है कौन सा नहीं आता। अभिलेख जो है, पुरातत्व जो पहले खोज किया गया था, अभिलेख के माध्यम से भी पता चला ये पुरातत्व है। अब पुराना मंदिर जो मिला है उससे भी पुरातत्व के बारे में पता चलता है, और सिक्का के बारे में भी पता चलता है, ये पुरातत्व है। लेकिन साहित्य पहले भी लिखा गया था, अभी भी लिख सकते हैं और आगे भी लिखे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो यहाँ पे दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जूते हुए खेत का साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो जूते हुए खेत की बात करें तो हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा से मिला है जूते हुए खेत का प्रमाण। ये याद रखना है, कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। वही बात करें हड़प्पा, रावी नदी के किनारे स्थित है, वो पाकिस्तान में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, ये याद रखना है, दयाराम साहनी ने। और बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 यानी बनर्जी 22 में किया था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो और ये भी पूछे जाते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन से कहलाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कहलाता है, मोहनजोदड़ो, ये याद रखना है। और वहीं से बात करते हैं, यहीं से जो है मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार और अननागार का साक्ष्य मिला था, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। सिंधु निवासी की धातु का उपयोग नहीं करते थे। सिंधु निवासी जो सोना का उपयोग करता था, चांदी का करता था, तांबा का, लेकिन लोहा से परिचित नहीं था। ये उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज किया गया था, इसीलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया के लेख की अगर हम बात करें तो नाविकों का देश कहा गया है, तो किसे कहा गया है, तो मेलुहा को। किसको, मेलुहा को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, मेसोपोटामिया की अगर बात पूछे तो मेसोपोटामिया पूछे तो किस नदी के बीच स्थित है, दजला और फरात नदियों के बीच जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित है, दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है, ये ध्यान रखना है। और मेसोपोटामिया स्थित है। मेसोपोटामिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो क्या है, बेबीलोन था मेसोपोटामिया की राजधानी। और मेसोपोटामिया में भाषा कौन सी बोली जाती थी, अक्कादी भाषा। अक्कादी, ये काफ़ी बार पूछे गए, ये याद रखना। ये सारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। या सुमेरी सभ्यता भी कहलाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता कौन सा सभ्यता कहलाता है, सुमेरी, यानी कि सुमेरियन जिसको कहते हैं, सुमेरी भी कह सकते हैं, सुमेरियन सभ्यता भी कहलाता है, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं। सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में हम बात करें तो इसमें कुल 26 चित्र है, तो राइट आंसर यानी कि चिन्ह है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था। हड़प्पाई मोहर की अगर हम बात करें, कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था, तो 1875 में दिया था। अगर वहीं बात करें तो राइट आंसर की इसका, तो 1872 से 73 में पहली बार जो है रिपोर्ट दिया गया था। कब, 1872 और 73 के बीच में, क्योंकि ये तो ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो इसका राइट आंसर
इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं राजगिरी यानी कि राजगीर किस महाजनपद की राजधानी है। तो बात करते हैं राजगीर यानी कि राजगिरी की बात करें तो किस महाजनपद की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का हम बात करें तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राजगीर यानी कि किसका राजधानी था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो राजगीर जो है किस महाजनपद की राजधानी थी, ये मगध की थी। अगर वहीं बात करते भारत में कुल 16 महाजनपद पाए गए, तो उत्तर वैदिक काल में 6ठी से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो क्या होता है 16 महाजनपद पाए गए थे, जिसमें कि 3 महाजनपद बिहार में पाए गए थे। तीन, एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में पाया गया था, ये ध्यान रखना है। और 3 महाजनपद बिहार में थे। कौन कौन से थे, बात कर लेते हैं। तो बज्जी था, अंग था और मगध था। भारत का सबसे यानी कि बात करें तो भारत के 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध था। ये ध्यान रखना, कौन था, मगध। वहीं अगर हम बात करें तो बज्जी का राजधानी कौन था, बज्जी का राजधानी वैशाली था। अंग की राजधानी चंपा था, जो कि भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में मतलब क्षेत्र में आता है अंग। अंग वही बात करते हैं मगध की बात करें तो यह राजगिरी इसका राजधानी था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ये ध्यान रखना है। अगर वही बात करते हैं महाजनपद की, तो चलिए हम इसको पूरा डिटेल से हम बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं महाजनपद के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कम्बोज है, तक्षशिला है, गंधार है। ये है कौन सा, उत्तर दिशा का महाजनपद, उत्तर दिशा में भारत की उत्तरी दिशा का ये हमारा भारत है, इस तरह का देख सकते हैं। तो इस तरह का महाजनपद फैला हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं अंग राजधानी है भागलपुर क्षेत्र में पाटलिपुत्र, बज्जी वैशाली का है, मगध है जो शक्तिशाली महाजनपद है और ये महानदी के आसपास में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं महानदी भी उड़ीसा में बहता है वही। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम पूछे तो हम क्या बोले। तो एकमात्र राजधानी था मतलब जो था अस्मक था, जो कि दक्षिण भारत में इसमें जिसकी राजधानी पोटली था, अस्मक का, ठीक है। ये याद रखना, दक्षिण भारत का एकमात्र जो है महाजनपद था। अब बात करते हैं महाजनपद पूरा हम बात कर लेते हैं। अब वही बात कर लेते हैं महाजनपद की, अगर हम बात करें तो महाजनपद के बारे में जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है और महावस्तु से मिलता है, जैन साहित्य भगवती सूत्र से मिलता है, गंगामाला जातक से मिलता है, रामायण से मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है और पन्नी की अष्टधाई से मिलता है। यानी कि 6-7 ऐसे ग्रंथ है जहाँ जिसमें कि मिलता है महाजनपद के बारे में जानकारी। लेकिन ज़्यादातर जो किताब में मिलता है पढ़ने के लिए अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से जैन धर्म के बारे में यानी कि यानी कि महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। महाजनपद के नाम और उसकी राजधानी दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल हम बता दिए। इससे अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। काशी की राजधानी का था, वाराणसी था काशी महाजनपद की, और ये कौशल की अयोध्या था, अंग का भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में प्रचलित था, मगध का जो है पटना गया था, बज्जी का मिथिला क्षेत्र था, उसी बात का मल का गोरखपुर था। इस तरह करके सब का जो कहाँ कहाँ फैला था ये देख सकते हैं, सब का अलग से फैला हुआ इस तरह का महाजनपद था। टोटल 16 महाजनपद हम बता दिए, यहाँ पे दिया गया है, आपको ध्यान से याद रखने हैं। चलिए हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं हम कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। अर्थशास्त्र की बात करें तो यह कौटिल्य ने लिखा था। किसने, कौटिल्य ने। अगर हम बात करते हैं अशोक की, तो अशोक ने क्या किया था, धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था। धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, ये ध्यान रखना है। हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक लिखा था, ये ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं 1944 में। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने। तो 1944 में कौन बने थे, ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा, अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होंगे, नहीं तो आपको बढ़िया से नोट कर लेने हैं। REM व्हीलर बने थे, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व का जो है क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है कनिंघम को, ये भी याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं अगर नेक्स्ट की, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी। धम्म, जैसे ही धम्म आ गया तो समझ लीजिए अशोक हो गया, बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और प्रचार प्रसार के लिए कई सारे देशों में इसने राजदूत अपने पुत्र सहित भेजा था। पुत्र और पुत्री गया था श्रीलंका, इसका महेंद्र और संघमित्रा दोनों मिलकर श्रीलंका गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, ये ध्यान रखना है। अब बात करें प्रयाग प्रशस्ति की रचना पहले भी बता चुके हैं, हरिसेन है, ये ध्यान रखने हैं। समुद्रदूत को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और बिना बजाने में दक्ष था, ये ध्यान रखने हैं।
अपना सिक्का जो जारी किया था बीना बजाते हुए जारी किया था। इससे क्या पता चलता है? समुद्रगुप्त संगीत कला का भी प्रेमी था, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा जाता है? तमिल संगम साहित्य की अगर हम बात करें, अनिमई किसे कहा जाता था? बड़े जमींदारों को कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? पाली भाषा की हम बात करें गहपति की, तो इसमें किसे कहा जाता था? किसान को, छोटे बड़े किसान को कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। तो इसके अनुसार से राइट यानी कि छोटे बड़े किसान इसमें दिया गया था, लेकिन इसमें राइट आंसर की बात करें छोटे किसानों और जमींदारों को, छोटे किसानों और जमींदारों को क्या कहा गया था? गहपति कहा जाता। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये ध्यान रख रहे हैं। और वहीं बात करते हैं इसका शासनकाल की अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल 375 से 415 ईसा ईस्वी था, ये ध्यान रखना। अगर वहीं बात करते तो इसका चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल कब से? चंद्रगुप्त फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसका चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल की बात करें 319 से 350 ईस्वी था, ये ध्यान रखना। 319 से 350 ईस्वी तक चंद्रगुप्त फर्स्ट था और 375 से 415 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त की अगर हम बात करते हैं या किसकी पुत्री थी, तो इसका सही आंसर अगर हम बात करते याद करनी है तो याद करने में ध्यान से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ये ध्यान करें। प्रभावती पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और रानी कुबेर नागा जो था, कौन था? कुबेर नागा, ये कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है ये पत्नी थी और ये प्रभावती की माता थी, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, चीनी तीर्थयात्री फाइजान कब भारत आया था? मतलब कब भारत आया था चीनी यात्री फाइजान की बात करें तो ये 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। कब? 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत। अगर पूछे ईस्वी की बात करें तो कब से कब तक? 399 से 412 तक जो था ये तक था भारत में रहा था, ये ध्यान। 399 में था, अब 412 तक यह भारत में रहा था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? चीन के महान दार्शनिक की बात करें तो ये कौन थे? तो बात करते हैं कन्फ्यूशियस थे चीन के महान दार्शनिक, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो देवता सोम की स्तुति मिलता है। किसका? देवता सोम की स्तुति मिलता है। और इंद्र देवता का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र देवता का कितना बार? सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अब वहीं बात करते हैं ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक बार इंद्र का उल्लेख मिलता है। और इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर भी कहा गया। क्या? पुरंदर भी कहा गया है इंद्र को। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला की अगर हम बात करें तो यह जो था गंधार की महाजनपद की राजधानी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, योधे गणराज ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? योधे गणराज की अगर हम बात करते हैं इसने जारी किए थे तंबा के सिक्के पहली बार, यानी कि पहले तंबा के जारी किए थे, तो उसके बाद चांदी का जारी किया था। उसके बाद क्या था? चांदी के बाद अन्य धातुओं का जो सिक्का जारी किया था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 21 की, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? यानी कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो किसने लगाया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने लगाया था। कब लगाया था? 1837 ईस्वी में लगाया था, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण की बात करें, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? अगर इस भाषा की हम बात करें तो यह जो लिखा गया था संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगर पूछे पाली किस मतलब कि पाली जो है लिपि का प्रयोग किया था, इसमें जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन लिपि की बात करें तो इसमें पाली लिपि का प्रयोग किया गया था, ये ध्यान रखना है।
वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन की अगर हम बात करें तो क्या नाम था, तो सिद्धार्थ नाम था। तो चलिए हमें एक नज़र जो है जो इसका पूरा एनालिसिस कर देते हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म का जो पूरा इतना निपटारा कर देंगे क्वेश्चन का, यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए हम एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में। फुल यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम बात करते हैं महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध, एक तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है नाम दिया गया है, जिसका यहाँ पे महावीर है और गौतम बुद्ध है, दोनों के बारे में दिया गया है। तो बात करते हैं वास्तविक नाम किसका था। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान कहते थे और गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम यानी कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वर्धमान का बचपन का नाम यानी कि वास्तविक नाम वर्धमान था महावीर स्वामी का, और सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध का बचपन यानी कि वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे हो गया इसका जन्म जो है महावीर स्वामी का वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, और गौतम बुद्ध का लुम्बिनी नामक जगह यानी कि नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में इसका जन्म हुआ था। 468 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुआ था, किसका, महावीर स्वामी का, और 463 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का। ये 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुआ था, इसका 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुआ था। इसका मृत्यु जो है पावापुरी नामक स्थान पे हुआ था, इसका कुशीनगर में हुआ था। इसका जो है माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राज चेतक की बहन थी। और इसके माता का नाम कौन था, गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था, कौशल वंश का था, ये ध्यान रखना है। और सिद्धार्थ बात करते हैं, महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे, ये ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं, इसके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम। वही बात करते हैं, अब पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी था, इसका पुत्री था कौन, वर्धमान महावीर का। तो इसका पुत्र एकमात्र पुत्र था राहुल। इसकी पत्नी यशोदा था, तो इसकी पत्नी यशोधरा था, ये ध्यान रखना है, यशोधरा। वही बात करते हैं, इसने 30 वर्ष की आयु में अवस्था में गृह का त्याग किया था, इसने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष के बाद जुम्बिक ग्राम में हुआ था। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद इसको 6 वर्ष तपस्या करने के बाद जो बोध गया में इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति था। इसको जुम्बिक ग्राम में होता है, तो इसको बोध गया में होता है, यानी बुद्धि हुआ था गौतम बुद्ध को बोध गया में, ये इससे याद रखना। इसको ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति होता है। इसे निरंजना, जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं, गया में जो है उसके नीचे में ज्ञान की प्राप्ति होता है। इसके साल वृक्ष के नीचे में ज्ञान की प्राप्ति होता है, इसे पीपल वृक्ष के नीचे में ज्ञान की प्राप्ति होता है। इसके भाई का नाम था नंदीवर्धन, इसके भाई का नाम था देवदूत। ये जाति थे ज्ञात्रिक कुल के थे, जाति था इसका ज्ञात्रिक कुल, और गौतम बुद्ध का जाति था शाक कुल। और इसने कौन सा भाषा का प्रयोग किया था, इसने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था, किसने, महावीर ने। और गौतम बुद्ध ने बात करते ये पाली भाषा का प्रयोग किया था, यहाँ पे देख सकते हैं पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना है। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, इसको याद रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति यानी कि बुद्धि बोध गया में होता है, ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो सांची का स्तूप की खोज हुई थी। सांची के स्तूप की खोज की बात करें, ये कब हुई थी, तो आप सभी को पता ही होगा, अगर पढ़े हैं तो 1818 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर कौन थे, वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी थे, याद रखना है। वही बात करते हैं, अब जैन धर्म की अगर हम बात करते लगे यहाँ तो उसका भी रिविजन कर लेते हैं, जैन धर्म का पूरा। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, यानी कि आपको क्या करना है, शुरू से फर्स्ट यानी कि फर्स्ट 4 याद रखने हैं और लास्ट 4 याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बाकी आपको सभी के सभी हम दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम और चिन्ह दिया हुआ है। तो आगे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है उसका चिन्ह और नाम भी, तो इसको याद रखना है, फर्स्ट का 4 ही याद रखने हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका चिन्ह था बैल यानी कि ऑक्स था। अजितनाथ की बात करें तो हो जाता है कौन सा, अजितनाथ दूसरे तीर्थकर जो है जिसका अजितनाथ का हाथी हो जाता है। संभवनाथ जो है अश्व, संभवनाथ का जो चिन्ह हो जाता है घोड़ा, इसको याद रखने हैं। वही बात करते हैं चौथा याद है अभिनंदन करो बंदन यानी कि अभिनंदन का जो हो जाता है बंदर, और सुमितनाथ हो जाता है 5वें, जो कि इसका हो जाता है क्रैंच पक्षी, ये याद रखना है। इतना ही चलना है। अब जो है लास्ट का 4 आपको याद रखना है। तो यहाँ से ज़्यादा पूछ लेता है
मल्लीनाथ से ज़्यादा पूछता है। तो 19वां तीर्थंकर थे, कलश इसका मल्लीनाथ था और कलश इसका चिन्ह था। वही बात करते हैं मुनि सुब्रत था। 20वां जो कि इसका कछुआ इसका चिन्ह था। वही बात करें 21वां की बात करें तो ये नमीनाथ था, जिसका नीला कमल था। नेमिनाथ और नीला जो है नील कमल, यानी कि नील कमल इसका चिन्ह था। नेमिनाथ की बात करें तो इसका शंख था, ये याद रखने हैं। अब बात करते हैं 23 यानी कि 24वें अंतिम तीर्थंकर की बात करें, 23 यानी 24 अंतिम तीर्थंकर, तो ये 23वां था सर्प, यानी कि इसका चुनाव चिन्ह था। पार्श्वनाथ का सर्प था, चुनाव चिन्ह नहीं यानी कि चिन्ह था, सॉरी चुनाव चिन्ह हम बोल देते हैं। तो इसका हम बात कर लेते हैं वर्धमान का। वर्धमान जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर था, वर्धमान महावीर, इसका सिंह था चिन्ह, ये आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हो गया, यानी कि अंतिम महावीर स्वामी हो गया। अल-बुरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा था? अल-बुरूनी ने हम बात करते किताब उल हिंद की बात करते अरबी भाषा में लिखा था, ये याद रखने हैं। अल-बुरूनी राइट आंसर ये हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, इब्न बतूता की अगर हम बात करें, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इसी के समय में जो है भारत आया था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। काफ़ी बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं इब्न बतूता किसके समय में यानी कि आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसी ने क्या किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। अब बात कर लेते हैं हम ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक की बात करें, फ्रांसिस बर्नियर था, ये याद रखने हैं। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, इनके में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गए थे? यूरोपीय यात्री जो तो आया था यूरोप से, लेकिन भारत में ही लास्ट में बस गए थे, मनुची था। मनुची जो था 1720 में चेन्नई में आया था। अंतिम समय में क्या था, चेन्नई आया था और अंतिम समय में ही चेन्नई में ही बस गए थे, ये याद रखना है। अब वही बात करते हैं, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में है? तो भगवान जगन्नाथ की बात करें तो किस देवता के रूप में है? तो वहाँ जगन्नाथ जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है पूजा किया जाता था। तो यह बात करते हैं देवता की अगर बात करें भगवान, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा होता है पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ में। सुदामा, बलराम, श्री कृष्ण और उसकी पत्नियां, यानी कि जो वहाँ पे पूजा होती है बहुत ही भव्य पूजा होती है। ऐसे तो कृष्ण होना चाहिए, लेकिन इसका राइट किस देवता के रूप है? तो बात करते हैं विष्णु देवता के ही रूप है, ये ध्यान रखें, क्योंकि विष्णु देवता ही कृष्ण के अवतार है। इसी का जो है पूजा होता है, रूप पूछा गया तो इसलिए विष्णु हो जाएगा, अगर भगवान पूछता तो श्री कृष्ण हो जाता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करें तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तांत्रिक पूजा पद्धति में हम बात करते हैं किसकी पूजा की जाती थी, तो इसमें किसका किया जाता है? इसमें देवी देवताओं का जो है पूजा किया जाता है, ये याद रखना है। सभी देवी देवताओं का पूजा होता था, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, देवी, याद रखें। अब बात करते हैं कित में से कौन स्त्री अलवर संत थी? तो स्त्री की बात करते हैं अलवर संत अंडाल थी। बात करते हैं अलवर संत की बात करें तो ये विष्णु के उपासक थे, ये याद रखना है। अलवर संत जो विष्णु की उपासना करते थे, विष्णु भगवान को मानते थे, उसे अलवर संत कहते थे। अलवर संतों की संख्या कुल 12 थे। नैनावर संत की बात करें तो नैनार संत की संख्या की बात करें तो कुल 63 हुआ करता था। जो भगवान शिव की पूजा करते थे, भगवान शिव को मानते थे, उसे नैनावर संत कहते थे। उसके संतों की संख्या कुल 63 थे, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की, यानी कि निम्नलिखित में से कौन नैनार संतों की रचना है? नैनार संतों की रचना की बात करें तबरम जो था नैनार संतों की रचना था, राइट आंसर बी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? तो ताजिकिस्तान से आए हुए मुसलमानों को क्या कहा जाता था? ताजिका कहा जाता था, ये ध्यान रखें। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मसेक कहा जाता था? सुल्तान उल मसेक की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। और वहीं बात करते हैं एक और है जहाँ पे सुल्तान मसेक कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। सल्तनत काल के इल्तुतमिश को भी सुल्तान उल मसेक कहा जाता था, ये रखना है। तो इल्तुतमिश तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो, निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। इल्तुतमिश को भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था?
खालसा पद के 5 प्रतीकों जैसे कि कंघी, काढ़ा और चाकू रखना अनिवार्य कर दिया था। किसने 5 प्रतीकों का जो है वर्णन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ये याद रखना है। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं सिख की बात करें तो सिख की हम बात करें तो इसका भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसको कि गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। गुरु नानक ने जो है गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, ये ध्यान रखना है। तो इसी के साथ साथ हम बात करते हैं गुरु यानी कि सिख धर्म का भी लगे हाथों रिवीजन कर लेते हैं। टोटल 10 गुरु थे। अब बात करते हैं सिख धर्म के 10 गुरु को हम रिवीजन कर लेते हैं। गुरुदेव नानक महाराज जी से गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह तक का हम रिवीजन कर लेते हैं। गुरु महाराज नानक देव की बात करते हैं, ये 1469 से 39 तक इसका शासन था। सिख धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, ध्यान रखना है। गुरु महाराज अंगद की बात करें, नानक के बाद कौन बना था? अंगद, इसीलिए उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अंगद। ये क्वेश्चन निकल के यहाँ चला आया। इसका शासनकाल की बात करें, अंगद का 1539 से 52 था। ये बीच में शासनकाल ही है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी आप समझ जाओगे। तो हम बाकी इसको गुरु अंगद ने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि का प्रवर्तक माना जाता है किसको? अंगद को। गुरु महाराज अमरदास ने क्या किया था? इतना शासनकाल था इसका। गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किया था, किसने? अमरदास ने। अब महाराज रामदास है, ये ध्यान रखना, 1574 से 81। अमृतसर के संस्थापक माने जाता है किसको? रामदास को ही। और गुरु महाराज अंगद जो था, अर्जुन देव था, पाँचवें गुरु थे सिखों के, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका शासनकाल इतना था। और इसने स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया था, किसी ने? इसी गुरु ने, जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, इसी का देन है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम कि गुरु महाराज हरगोबिंद की बात करें, सिखों के 6ठे गुरु हैं और इसका शासनकाल इतना से इतना था। अकाल तख्त की स्थापना किया था। गुरु महाराज हर राय की बात करते हैं, ये इतना से इतना शासनकाल है। इस उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था, किसने? इसी ने। हरकिशन की बात करते हैं, इतना शासनकाल था। 8वें गुरु का अल्पायु यानी कि कम आयु में ये चेचक के कारण हरकिशन का ही मृत्यु होता। किस गुरु, कभी कभी पूछ जाते हैं एग्जाम में, चेचक के कारण किस सिख गुरु की मृत्यु थी? तो ये हरकिशन की। अब बात है तेग बहादुर की बात करते हैं, सिखों के 90 गुरु थे, ये ध्यान रखें। औरंगजेब ने इसे मृत्युदंड दिया था, इसको औरंगजेब ने दिया था। और सिखों के 5वें गुरु को मारा था, किसने? अर्जुन यानी जहांगीर ने। सिखों के 5वें गुरु मुगल बादशाह जहांगीर के हाथों मारा गया था। और तेग बहादुर की बात करें तो सिखों के 90 गुरु औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट यानी कि लास्ट कोई। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इसका स्थापना इतना सिद्ध था। इसने खालसा सेना का गठन किया था और सिखों को 5 मूल मंत्र दिया था, कंघी, काढ़ा, चाकू और क्या होता था, दो चीज़ और बोल रहे हैं, उसको रखना अनिवार्य कर दिया था। बड़ा पगड़ी पहनना और बड़े बाल रखना इसी का देन है जो कि रख दिया था। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन की बात करें, गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के 10वें गुरु यानी कि अंतिम गुरु ने किया था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था? कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव की अगर हम बात करते हैं 12वीं शताब्दी में हुआ था, ये याद रखने हैं। कब से कब तक? 1106 से लेकर 68 ईस्वी के बीच हुआ था, इसी को 12वीं शताब्दी भी कहा जाता है। वही बात करें नेक्स्ट की, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? हरिहर बुक्का में दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1900 यानी कि 1336 में किया था। इसी के समय इस 1336 में ही दोनों भाइयों ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश का स्थापना किया था। किसने? संगम वंश का, ये याद रखना। अब यहाँ पे आता है सुलूब राजवंश। सुलूब राजवंश का शासनकाल क्या था? सुलूब राजवंश का शासनकाल के से पहले आप जान लीजिए कि विजयनगर में कुल 4 वंशों ने शासन किया था। किसने किसने? एक था संगम, दूसरा था सालूब, तीसरा था संगम सालूब, तुलूब था और चौथा था अराबिडू। इन चारों वंशों ने मिलकर विजयनगर पर शासन किया था। इसमें जब पूछा गया था कि इसका शासनकाल कौन सा था, सुलूब वंश का शासनकाल का था। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। इसका शासनकाल 1485 से 1505 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। तो लगे हो तो इसी का भी रिवीजन कर लेते हैं ताकि इससे एग्जाम से हम एक पॉइंट आगे चलेंगे, ताकि आगे नहीं वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए हम इसका भी
अब बात करते हैं विजयनगर की। तो विजयनगर पे यहाँ पे देख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें, संगम वंश था 1336 से लेकर 1485 तक इसका संगम वंश का शासन रहा था। सालूब वंश की बात करें 1485 से 1505 तक शासन रहा था। तुलुब वंश की बात करें 1505 से 1570 तक शासन था। अब बात कर लेते हैं हम अराबिडू वंश की। तो अराबिडू वंश का शासनकाल 1570 से 1605 तक रहा था। ये चारों वंश का शासनकाल प्लस वंश का जो क्रम वाइज हम बता चुके हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको नोट करने हैं या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है कॉपी में। अब बात कर लेते हैं तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ये बात कर लेते हैं। इसके बाद शासन किया था अराबिडू वंश ने, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम्पी की खोज किसने किया था। हम्पी की खोज की अगर हम बात करते हैं या किसने किया था, कॉलिन मैकेंजी ने किया था। ये याद रखना है, कॉलिन मैकेंजी ने कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की हम बात करें तो बहमनी राज का स्थापना कब हुआ था। बहमनी राज की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना की बात करें 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना हुआ था। अब बात करते हैं अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था। यानी कि अब्दुल रज्जाक की बात करें तो किस देश का राजदूत था। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका फारस का राजदूत था। और किसके समय में? अब्दुल रज्जाक कृष्णदेव राय द्वितीय के समय में भारत आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था। विजयनगर के राजाओं की अगर हम बात करते इसे क्या कहा जाता था, तो हम बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो इसे कहा जाता था, तो राय कहा जाता। क्या है? राय कहा जाता। ये ध्यान रखना। विजयनगर के संरक्षण देवता कौन थे? विजयनगर के संरक्षण देवता की अगर हम बात करें तो ये विरूपाक्ष थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है। विजयनगर का विट्ठल मंदिर की बात करें तो यह जो समर्पित था विष्णु देवता को, याद रखना है। अमुक्त माल्यदान किसने लिखा था? अमुक्त माल्यदान की बात करें तो यह लिखा था किसने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कृष्णदेव राय ने लिखा था। ये ध्यान करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानबी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा था। तो किस विदेशी यात्री ने कहा था? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो डोमिंगस पेस ने कहा था। ये राइट आंसर होगा, डोमिंगो पेस ने। बात करते हैं नेक्स्ट की, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित था। अकबरनामा की अगर हम बात करें तो यह जो विभाजित था कितने खंडों में? 3 खंडों में विभाजित था। ये याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, जींस ए कामिल किस फसल को कहते थे। जींस ए कामिल की हम बात करें तो यह जो कहा जाते थे, निकालाता था नकदी फसल। यानी कि नकदी फसल की हम बात करते हैं तो कौन कौन सी फसल है? कपास, गन्ना, जो आदि नकदी फसल होते थे उसे ही कहा जाता था जींस ए कामिल। यानी कि वो ऑप्शन में अगर फसल रहता कपास गन्ना तो वही लग जाता, लेकिन नकदी फसल है तो इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की हम बात करें, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी। इसका आपको राइट आंसर का जवाब आपको कमेंट करके जवाब बताने हैं। तो हमारे हिसाब से क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी। लेकिन आपके अनुसार से क्या इसका आंसर होने वाला है तो ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया था। भारत में आलू टमाटर और तंबाकू की बात करें तो लैटिन अमेरिका से आया था। लेकिन तंबाकू जो था, तंबाकू जो भारत में किसने लाया था, तो तंबाकू बात करें तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में तंबाकू लाया गया था, पुर्तगाली के द्वारा। और इस किस किस मुगल बादशाह के समय में तंबाकू आया था भारत में, तो अकबर के समय में जो है भारत में तंबाकू आया था। इसी ने तंबाकू खेती को प्रारंभ किया था। और जहांगीर ने क्या किया था, तंबाकू खेती पर रोक लगा दिया था। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम, बादशाहनामा किसने लिखा था। बादशाहनामा की हम बात करते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आलमगीर नामा किसने लिखा था। आलमगीर नामा की बात करें तो यह किसने लिखवाया था। तो लिखवाना की अगर हम बात करें तो यह लिखवाया था किसने, तो जहांगीर, औरंगजेब ने लिखवाया था। आलमगीर नामा को लिखवाया था जहांगीर ने। तो लिखा था किसने, तो इसका लेखक था मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम। मिर्ज़ा मुहम्मद
ऐसे काजिम, याद रखना इसने लिखा था। अब बात करते हैं तुजु के बावड़ी की रचना किस भाषा में हुई थी। तुजु के बावड़ी की रचना की बात करें तो आपको याद रखना है तो किस भाषा में हुआ था, तो तुर्की भाषा में। तुजु के बावड़ी तुजुक और तुर्की ऐसे याद रखना है। अब बात करें सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति, यानी कि सभी की शांति और कल्याण की कामना करते थे, उसी को क्या कहते हैं, सुलह कुल कहा जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और 1556 ईस्वी में बात करें तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुआ था, ये याद रखना। सेकेंड लड़ाई जो हुआ था पानीपत की 1556 में था, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें कि अकबर जीता था और हेमू हार गया था। वहीं बात करते हैं थर्ड युद्ध, पानीपत की तीसरा युद्ध की बात करें 1761 ईस्वी में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था, जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो बाद में गवर्नर जनरल बना था कौन था, तो बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था। पांचवी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जमींदारों, रेतों की अर्जियों, कलेक्टरों का रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं, यानी कि राइट आंसर सभी के सभी सही हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की आनंद मठ किसकी कृति थी। आनंद मठ की बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी की थी। इसी ने भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम जो है बंकिम चटर्जी ने लिखा था, आनंद मठ से ही संकलित किया था। और राष्ट्रीय गान किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वही बात करते हैं नेक्स्ट की लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान। वही बात करते हैं सूर्यास्त कानून किस पर लागू था। सूर्यास्त कानून की बात करते तो यह किस पर लागू था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जमींदारों पर लागू था, ये ध्यान रखना। दामिन ई कोह का सीमांकन कब हुआ था। दामिन ई कोह का सीमांकन की बात करें तो 1832 में हुआ था, ये याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध की अगर हम बात करें तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखना। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो यह कब की गई थी, 1878 ईस्वी में किया गया था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व की बात करें बहादुर शाह जफर की, तो यह क्या था 11 मई 1857 में। अब बात करते हैं कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया था। अवध का अधिग्रहण जो है 1856 में किया था, ये याद रखने हैं। वही बात करते हैं 1857 नेक्स्ट की 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था लॉर्ड कैनिंग, ये ध्यान रख रहे हैं। 1848 से लेकर 56 तक रहा था कौन, लॉर्ड डलहौजी। और 56 से बात करते हैं 1856 से लेकर 61 तक रहा था कौन, लॉर्ड कैनिंग, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की हम बात करते हैं किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने का व्यवस्था की गई। तो बंगाल के सिपाहियों को समुद्र का पार जो है भेजने की व्यवस्था की गई थी सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत किया गया था, राइट आंसर ये हो जाए, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तो 1857 के विद्रोह के समय समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात था। डंका शाह की हम बात करें तो यह विख्यात था कौन, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्लाह विख्यात था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था किसको, तात्या टोपे को, ये ध्यान करें। तात्या टोपे का मूल नाम था रामतनु पांडे, ये ध्यान करें। नाना साहेब कानपुर के 1857 क्रांति के नायक थे। लक्ष्मीबाई जो था जो कहाँ के थे, लक्ष्मीबाई जो है झांसी के थे। कुंवर सिंह अपना बिहार के आरा जगदीशपुर से थे, ये ध्यान रखना है नायक। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना था। तो किसने माना था, जेम्स और ट्रम ने जो है
ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र माना था, ये ध्यान रखना है। 74 का बी हो जाएगा। वही बात करते हैं 75 की। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आप सभी को पता है, बार बार बताया, चर्बी वाले कारतूस था, इसी का यही मेन कारण था, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये काफ़ी कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं, हम काफ़ी अपने स्टूडेंट को कन्फ्यूजन दूर कर दिए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, जैसे गे आ गया तो गेटवे यानी कि 11। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना क्या हुआ था? 1911 में हुआ था। कब था? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में। और कहाँ पे स्थित है? तो ये बॉम्बे में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में स्थित है। इंडिया गेट जैसे आया, इंडिया गेट का स्थापना कब हुआ था? इंडिया गेट का तो 1921 में हुआ था। और यह कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ये याद रखना है, दोनों कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब बात करते हैं संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया था? संपूर्ण भारत की जनगणना करने का पहला प्रयास किया गया था 1872 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के समय में, यानी कि लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। पहली बार जनगणना जो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था 1872 ईस्वी में, लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में दशकीय जनगणना यानी वैज्ञानिक आधार पर प्रत्येक साल में, दशकीय आधार पर 10 यानी कि प्रत्येक 10 साल में जो है जनगणना कराना स्टार्ट हो गया था। लॉर्ड रिपन के समय से ही 1881 से प्रत्येक 10 साल पर जनगणना स्टार्ट हुआ था। कब? रिपन के समय में 1881 में। लेकिन पहली बार जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। ये याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की 1878 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना नक्शा तैयार करने हेतु किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करें नेक्स्ट की, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? अहमदाबाद में किया था। कब किया था? 1917 में किया था, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? कपड़ा मिल के मजदूरों का आंदोलन 1918 में हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष की बात करते हैं गांधी जी थे, ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बात करें, इसमें महीना यानी कि महीना देकर फंसा दिया है, तो इसको आपको याद रखने हैं, फंसे नहीं है। अगस्त 1920 को आपको याद करने हैं, याद रखना है, अगस्त में स्टार्ट किया था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? साइमन कमीशन के सदस्य की बात करें, इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो था अंग्रेज था, भारतीय एक भी नहीं था। राइट आंसर डी हो जाएगा। वही बात करते हैं दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अगर हम बात करें तो यह हुआ था लाहौर में हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता की बात करें तो कब हुआ था? तो इसका स्टार्ट हुआ था पहली बार, पहला गांधी तो गांधी इरविन समझौता की बात करें 5 मार्च 1931 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना है। वही बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे, ये याद रखना। गोलमेज सम्मेलन जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ये ध्यान रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1930, 31, 32 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन था, फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ और थर्ड हुआ। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन तो अर्थात लंदन में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और भीमराव अम्बेडकर ऐसा व्यक्ति था जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला व्यक्ति था भीमराव अम्बेडकर, ये ध्यान रखना है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गेडियों कहाँ की थी? तो रानी गेडियों की बात करें तो नागालैंड की थी, इसका जन्म जो हुआ था मणिपुर में हुआ था, लेकिन नागालैंड में इन्होंने 1857 क्रांति के समय जो है, क्रांति के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब हुई थी? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की बात करते हैं, ये कब हुआ था? अगस्त 1932 में होता है, ध्यान रखें। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने
भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? ये इसने किया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था गांधी जी ने, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित किया था? अस्थायी सरकार सिंगापुर में स्थापित किया था, ये याद रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य ये बेवेल नहीं था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, क्रिप्स था और प्रेंटिंग लॉरेंस था, लेकिन बेवेल नहीं था, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो कब घोषणा किया था, ये आपको याद रखना है। यह घोषणा जो किया गया था तो 1900 यानी कि फरवरी 1947 में क्या था कि जून 1948 तक भारत छोड़ देगा, ब्रिटिश शासन जो है भारत छोड़ देगा, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो बाल्कन योजना क्या तो का प्लान था, इसी को बाल्कन योजना भी कहते हैं, इसी को लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। इसी के लॉर्ड माउंटबेटन के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 में। इस समय जो पहली बैठक की अध्यक्षता जो किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसका पहला बैठक का अध्यक्षता भी किया था और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी था। कौन? अस्थायी अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। वही बात करें तो और संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में ही जो है अध्यक्ष चुना गया, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। कौन? अस्थाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। पहली संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी इसी ने किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान का निर्माण कब पूरा होता? संविधान का निर्माण की बात करते यह पूरा हो गया था कब? तो संविधान सभा की हम बात करें तो इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? इसका निर्माण की बात करें तो यह पूरा हो गया था 26 नवंबर 1949 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने, यानी कि ईयर का मतलब क्या हुआ? साल। 2 साल 11 महीने और कितना दिन लगा था? 18 दिन जो है पूरा होने में लगा, डे यानी कि दिन, इतना समय लगा था, ये ध्यान रखना है। और संविधान जो है लागू कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था, देश गणतंत्र बन गया था, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? किसने की? तो गांधी जी ने किया था। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बना, लेकिन हिंदी एक राजभाषा है, ये याद रखने हैं। वही बात करते हैं अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ध्यान रखना है, दोनों था यही। बात करते हैं नेक्स्ट की, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार की बात करते हैं एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन की, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते थे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज ही के एनालिसिस यानी कि वीडियो जो है इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो, अब नहीं चाहते लंबा होना। अगर चाहिए तो इसका यानी कि इस क्वेश्चन का जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो हो गया, सब्जेक्टिव फुल एनालिसिस करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव जो है अच्छे तरीके से और शॉर्ट तरीके में किस तरह लिखना है वो भी बताएंगे, तो लेके आएंगे। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इतना ही रहने देते हैं और क्या करते हैं, क्या आपको दिखा देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल उत्खनन के नाम है, या फिर देख लीजिए क्वेश्चन हम एक बगल से दिखा रहे हैं कितना क्वेश्चन, इसी टाइप से क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखने हैं। तो हमने क्वेश्चन कुछ कुछ इसका एनालिसिस कर लिए हैं, बना भी लिए हैं, और अगले वीडियो में चाहेंगे इसका फुल क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी, ये ध्यान रखना है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पढ़ने से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बोर्ड के लिए काफ़ी यानी कि अच्छा है। आपको कंप्लीट याद कर लेना है सबको, यही सब क्वेश्चन जो हो सकता है कहीं आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा।
तो इस तरह का है, ये ध्यान रखना है। 23-24 हो गया, ये सारे क्वेश्चन हम दिखा चुके हैं। आपको पूरा का पूरा जो इसको याद है कॉपी में बना लेना है, और नहीं है तो उसको जो है खोज खोज के आपको कंप्लीट कर लेने हैं। तो देख सकते हैं हो गया। आप जो है 5 नंबर का जो है 4 नंबर का जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हो गया आज का इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।